ओके सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बारे में थोड़ा सा है, और डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा भी आज देखेंगे। छोटा सा ये मतलब टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि मतलब हम डिफरेंट तरीक़ों से अपना डेटा जो है तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है तो कोई क्लिनिकल काम कर रहे हैं, क्लिनिकल काम में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप क्लिनिक्स में जब जाते मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि डेटा को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से, जो कि हमने पहले उसमें पढ़ा। अब जब आपके पास डेटा आ जाता है तो इसको हम फिर मतलब प्रोसेस करते हैं, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में होता है। तो रॉ फॉर्म में डेटा जो है तो आप उसके सच यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट किया है। और कुछ हमारे पास फिर इनकम्प्लीट डेटा होता है, कुछ ऐसा डेटा होता है कि जिसमें हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मतलब वो एक ख़ास ऑर्डर में भी नहीं होता। तो उसके लिए हम ये कि मतलब अपनी रिसर्च प्लान जो हमारा है, जो जो कि हमने हम पहले से प्लान किया होता है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, तो उसके मुताबिक उसको प्रोसेस करना पड़ता है। और उसमें हमारे पास मतलब डिफरेंट तरीक़ों से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जिस तरह हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और या उसको टेबल के फॉर्म में, टेबुलेशन फॉर्म में जो है तो उसको कर सकते हैं। एडिटिंग में क्या होता है कि आप जो है तो मतलब जो डेटा है जो आपने उधर से हासिल किया है तो वो रॉ डेटा कहलाता है। तो आप उसको एग्जामिन करके उसमें अगर कोई मतलब एरर्स है तो ये कि आप मतलब वो एरर्स उसमें सही कर सकते हैं। अगर कोई गलती आपने उधर की है या कोई चीज़ अगर उसमें मिसिंग है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे पास एडिटिंग में होता है। और एडिटिंग से क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट एक तरह से बन जाते हैं। दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्म बन जाते हैं, एक तरह का बन जाता है। आपने मतलब जितना भी डेटा लिया है, जितनी भी फॉर एग्जांपल मैं वही क्लिनिकल की एग्जांपल अगर दूँ तो अगर आपने डिफरेंट पेशेंट्स को जो है तो वो मतलब अपनी स्टडी में उनको शामिल किया है, तो ये फ़ायदा आपको होगा कि मतलब वो डेटा उनका यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा कंप्लीट एंड वेल अरेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह हमने कहा कि मतलब अगर वहाँ पे कोई एरर्स है, कोई ओमिशंस है, तो वो आप करेक्ट कर लेंगे तो आपके पास वो सारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसमें आप दो तरीक़ों से मतलब कर सकते हैं। फील्ड एडिटिंग भी कर सकते हैं। फील्ड ये कि आप ऑन द स्पॉट उधर ही मतलब बैठ के जो है तो वो सारा कर ले। और अगर मतलब वो ऐसे आप फील्ड एडिटिंग करते हैं तो फील्ड एडिटिंग आप खुद ही नहीं करते, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टिगेटर शुड अवॉइड करेक्टिंग एरर बाय हिमसेल्फ। मतलब आप जिस बंदे से डेटा ले रहे हैं आप उसी को कहें कि आप इसको सही कर दे, उन्हीं से सही कराए, बजाय ये कि आप खुद ही मतलब कोई गैस लगा के और उसको सही कर दे। बेशक अगर आपका जो जिस बंदे से आप वो ले रहे हैं अगर उनको लिखना नहीं आता तो आप उनसे पूछ के खुद ही लिखिए, तो मतलब आप अपनी ज़ाती राय उसमें ना लिखिए। और दूसरी बात ये, दूसरा जो तरीका है तो वो सेंट्रल एडिटिंग है। सेंट्रल एडिटिंग में ये है कि डेटा इज रिकॉर्डेड इन एब्रिविएशन फॉर्म और एलिजिबल फॉर्म एट रिकॉर्डिंग टाइम। मतलब आप कोई सिंबल्स लगा के या शॉर्ट हैंड जिस तरह हम यूज़ करते हैं तो या मतलब आप एब्रिविएटेड फॉर्म में वो करके कर लेते हैं, और फिर बाद में मतलब उसको आप आके तो घर में मतलब उसको या मतलब उधर ही कई साइड पे फिर बैठ के मतलब डेटा कलेक्शन जब आप ख़त्म कर लेते तो उसके बाद आप जो है तो मतलब वो एब्रिविएशन को फुल फॉर्म में लिख देते, या अगर आपने कोई सिंबल्स लगाए हैं, कोई भी वो काम किया तो आप उसको सही कर देते। तो दोनों तरीके मतलब फील्ड उधर ही आप उसी टाइम, और जिस बंदे से आप डेटा ले रहे हैं तो प्रेफरेबली आप उन्हीं से सही करा के कर लेते हैं। और सेंट्रल ये है कि फिर आप खुद ही उसको बाद में कर लेते हैं उस टाइम जिस तरह भी आप रिकॉर्ड करते हैं, और फिर बाद में उसको सही कर लेते हैं। हाँ, दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ कोडिंग। तो इसमें हमारे पास ये है कि हम मतलब आ, कोई मतलब नंबर्स या कोई सिंबल्स जो है तो वो आंसर्स को लगा लेते हैं, और उसके बेस पे हम जो है तो कह रहे कि जो रिस्पॉन्सेज है तो उनकी कैटेगरीज बना देते हैं। तो मतलब ये ग्रुपिंग एक तरह से मतलब वो कोड वर्ड्स उसके साथ कोई एस्टेरिक लगा के या
कोई डैश लगा के या एक स्टार लगा के, दो स्टार लगा के, तीन स्टार लगा के, तो उस बेस पे आप मतलब उनकी डिफरेंट कैटेगरीज जो है तो वो बनाते रहते हैं। तो ये कोडिंग जो कि आपको पता होता है कि इसका क्या मतलब है, किसी और को पता नहीं होता, और आप जो है तो आसानी से वो ग्रुपिंग कर सकते हैं उसमें। इसमें कह रहे कि it must possess characteristic of exhaustiveness, mutually exclusive और यूनिडायमेंशन। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके पास जो है तो जो ये मतलब आप कोडिंग करते हैं तो ये कोडिंग ऐसे होना चाहिए कि एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बता दिया कि आप एक स्टार लगा देते हैं या दो स्टार्स लगा देते हैं, तो वो एक जगह पे उसका एक मतलब हो और दूसरी जगह पे आपके पास जो है तो उसका दूसरा मतलब हो। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो है तो एक यूनी डायमेंशन और ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास मतलब वो जो आप सिम्बल्स लगा रहे, कोड्स लगा रहे, तो वो कुछ या तो आप स्टैंडर्ड बना ले, या जैसा हम की जिसको बोलते हैं कि आप अपने पास एक की बना के लिख ले कि मतलब आप जो सिंबल लगा रहे तो उसका क्या मतलब है, या आपने एक स्टार का क्या मतलब है, दो स्टार्स के क्या मतलब है, या आप लिख के तो फिर बाद में ये ना हो कि आपने डेटा उधर से ले ली और फिर बाद में उधर एक आपका मतलब और फिर बाद में जो आप मतलब वो कर रहे वो कोई और हो। जैसा यहाँ पे कह रहे कि several replies are reduced to a small number of classes containing critical information। इसका ये मतलब एक फ़ायदा होगा अगर मतलब आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक आप एग्जॉस्टिवनेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और यूनी डायमेंशन आप करेंगे, तो ये कि आप जो है तो बहुत सारी रिप्लाईज को कुछ बहुत कम नंबर ऑफ क्लासेस में जो है तो वो उसको आप जो है तो रिड्यूस कर लेंगे, और ये कि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उससे मिलेगी। फिर थर्ड हमारे पास जो है तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ये कि हम मतलब ग्रुप्स बना देते हैं और उन ग्रुप्स को हम क्या कर लेते हैं कि फिर उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे मतलब वो ग्रुप्स हम बना देते हैं। तो हर एक ग्रुप के अपने खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसमें फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ये दो तरह के मतलब हम कर सकते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन में हम ये कि एक एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट मींस के हमारे पास कोई भी वेरिएबल जो कोई चीज़ हो, जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल समझाने के लिए अगर बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसा वेट हो गया, हाइट हो गए, तो ये या एज हो गया, ठीक है ना, या जेंडर हो गया, तो ये एक एट्रीब्यूट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है तो कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे, तो आप उनकी क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि आप जेंडर वाइज कर ले, ठीक है ना, मेल फीमेल हो गए, या आप एज वाइज कर ले कि 10 साल मतलब 10 साल तक, 11 से फिर 20 साल तक, किसी 30 साल तक, तो ये आप ग्रुपिंग जो है तो इस तरह कर ले, या वेट के लिहाज से आप कर दे, ऑक्यूपेशन के लिहाज से कर दे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, तो ये सारे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब अगर आप सिर्फ एक को देख रहे हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आप जो है तो जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है तो आप उनको अगर फॉर एग्जांपल एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जैसा मैंने आपको बात की, तो आप इस तरह अगर करेंगे तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन हो जाएगी। मतलब आपने एक एट्रीब्यूट जो है तो ये इसमें कर दिया, और अगर आप अच्छा जी, और अगर आप मतलब ये कर ले कि दो या तीन एट्रीब्यूट्स के एट अ टाइम कर ले कि फॉर एग्जांपल आप जो है तो जेंडर को भी देखे, साथ में एज को भी देखे, और साथ में लेट्स से क्वाली मतलब एजुकेटेड और एजुकेटेड इसको भी देखे, तो ये फिर आप मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कर रहे, तो इस तरह भी आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि क्लास इंटरवल के बारे में मतलब आप वो कर दे, क्लास इंटरवल ये कि न्यूमेरल्स और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हो जाता है। जो पिछला वाला है तो ये आपके पास कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल से ये समझाया भी है कि क्वांटिटी मतलब जो नंबर होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटी हो जाती है, और जैसा वेट हो गया, ठीक है ना। और ये क्वालिटेटिव ये कि क्वालिटी हो जाती है कि जिसको हम वो नहीं कर सकते। तो अब जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी एट्रीब्यूट्स की, तो उसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी को देख ले, आप इंटेलिजेंस को देख ले, तो ये आपके पास क्वालिटी हो जाती है, ठीक है ना। और जो ये क्लास इंटरवल है तो ये कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव के लिए फिर ये हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और इसमें मतलब अपर और लोअर लिमिट हम रख लेते हैं, जिस तरह 10 से लेकर 15 साल तक या 10 से 20 साल तक। तो अब 10 जो है तो वो लोअर हो गया और 20 जो है तो वो अपर हो गया।
और कह रहे कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू क्लास लिमिट्स इस क्लास मैग्नीट्यूड, जैसा मैंने आपको 10 और 20 के दरमियान में कहा, तो अब 10 और 20 के दरमियान में हमारे पास 10 आ जाता है, ठीक है ना। इसी 20 और 30 के दरमियान हमारे पास 10 आ जाता है, तो ये फिर क्लास मैग्नीट्यूड हो जाता है। और हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में वैसे बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, अब कितने मतलब आइटम्स हर एक उसमें आ रहे। आपने डिफरेंट क्लासेस रख दी, तो उसके बीच में अगर 10 का डिफरेंस आ रहा है या 15 का डिफरेंस आ रहा है, जितना भी आ रहा है, तो ये 10 या 15 या जो भी ये नंबर है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हमारे पास कह रहे हैं कि ऑल क्लासेस और ग्रुप्स, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जितनी भी मतलब आपने लेट से 5 क्लासेस बना दी या 6 बना दी या ग्रुप्स बना दिए, तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड द लास्ट वन दैट इज टेबुलेशन। टेबुलेशन में हमारे पास ये है कि टेबल्स आप लोगों को पता है कि कॉलम्स और रोज उसमें होते हैं, तो हमारे पास ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज, ये हमारे पास जो है तो टेबुलेशन हो जाते हैं। और इसमें हमारे पास काफ़ी, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम एक टेबल में अगर लगा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है तो हमारे पास कंजर्व हो जाता है। फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन भी आसान है। और इसके अलावा प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर वेरियस स्टेटिस्टिकल कंप्यूटेशंस। आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अगर किसी चीज़ की कर रहे हैं, तो उसके लिए भी टेबल जो है तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये जितनी भी हमने डिफरेंट तरीके पढ़े, तो इट डिपेंड्स on the type of data that you have collected and that you are supposed to process, उस पे जो है तो ये डिपेंड करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जितनी भी मतलब ये है, तो टाइप ऑफ डेटा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा टाइप है। और इसके अलावा मतलब आप कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक आप जो है तो टेबल्स बनाएंगे या आप जो है तो मतलब कोडिंग करेंगे या जो भी चीज़ है। अब ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ एक यूज़ करें, आप जो है तो मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 या 3 तरीके भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ ले, अदरवाइज मैं इसी से रेलिवेंट एक और जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, तो फिर हमारे पास अब आपने डेटा को जब प्रोसेस कर लिया, तो फिर हमारे पास एक मेन चीज़ आती है कि अच्छा जी, हमारे पास मेन फिर जो है तो मतलब आप डेटा को डिस्प्ले कैसे करेंगे। डिस्प्ले का मतलब ये है कि आप इसको उसमें मतलब जो आपकी थीसिस होते हैं, जो आपका रिपोर्ट होता है, तो उसमें फिर लोगों को दिखाने के लिए कैसे करते हैं। ये प्रोसेसिंग तो ऑफ द रिकॉर्ड होता है, मतलब बैकग्राउंड में जो आप काम कर रहे होते हैं, फिर आपने उस डेटा को डिस्प्ले करना होता है। तो उस डिस्प्ले की भी फिर हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। इसका पर्पस पहले यहाँ पे लिखा है कि इट मेक द फाइंडिंग्स इजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव एंड कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव वे, ठीक है ना। मतलब अगर आपने वो डिस्प्ले अच्छी तरीके से कर लिया, तो लोग उसको अच्छी तरीके से समझेंगे, और अगर आपने डिस्प्ले सही तरीके से नहीं किया, तो फिर लोग नहीं समझेंगे। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जो थीसिस होती है, तो ये मतलब वो, या जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, थीसिस इज योर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन से ही पता चलता है कि कैसा काम आपने किया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छी कोई मतलब लेट से कोई कहानी की चीज़, और आप उसको मतलब एक गंदे से प्लेट में रख ले और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, तो लोग उसको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कोई सिंपल सा ही खुराक हो, और आप उसको बहुत ही अच्छी प्लेट में रख के और अच्छे तरीके से मतलब उसको वो प्रेजेंट कर ले, प्लेट भी साफ और आपने अच्छी तरीके से उसको रखा भी, और उसके साथ कोई थोड़ी बहुत मतलब आपने जो और जो चम्मच और ये चीज़ें वो अगर आप साफ रखेंगे, तो लोग उसको खाना भी पसंद करेंगे, और अगर बहुत अच्छा नहीं भी है तब भी वो उसको पसंद करेंगे। इसी तरह अगर आप लोगों का रिसर्च बहुत भी अच्छा हो, लेकिन आप लोगों की थीसिस अच्छी ना हो, आपकी राइटअप अच्छी ना हो, तो कोई भी उसको पसंद भी नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप 1 साल या 2 साल या 6 महीने, जितना भी टाइम है, आप उसमें रिसर्च कर लेते हैं, तो कोई भी बंदा आपके साथ खड़ा नहीं होता, ना आपकी सुपरवाइजर आपके साथ खड़े होते हैं, और ना जो है तो कोई और लोग। तो ये थीसिस ही है आपकी कि जो लोगों को बताते हैं कि आपने क्या काम किया और कैसा काम किया है। कभी कभार लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे मैं
इधर अपनी यूनिवर्सिटी में मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसा मैं आप लोगों से कहे, आई थिंक कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे। उनको अपने काम पे बहुत ज़्यादा मतलब एक कमांड होता है और वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब राइटअप की बात आ जाती है तो राइटअप में वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काम उन्होंने बहुत अच्छा किया और अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन राइटअप उनको नहीं आती। अब अगर उनको राइटअप नहीं आती तो कोई भी बंदा उनसे हर टाइम इंटरव्यू नहीं करेगा, उनसे हर टाइम नहीं पूछेगा, बल्कि लोग तो आपकी थीसिस देखते हैं, आपकी रिसर्च पेपर्स को फिर देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जो डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा है, ठीक है ना, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी डेटा को डिस्प्ले करेंगे तो लोग आपके काम को जो है तो पसंद करेंगे। और ये याद रखिए कि अच्छा काम करना भी ज़रूरी है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि मतलब आपका काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा लिखना जो है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर आपका काम ज़्यादा अच्छा ना भी हो लेकिन आपको अच्छी राइटअप आती हो तो फिर भी मतलब आपको जो है तो फ़ायदा उससे होगा। लेकिन अगर आपको काम बहुत अच्छा आता हो लेकिन राइटअप आपकी अच्छी नहीं है तो फिर उस केस में जो है तो आपके लिए मसला बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास मतलब हम मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी रिज़ल्ट्स ही मेन आपका काम है, आपका रिसर्च जो है तो आपकी रिज़ल्ट्स ही पता चलता है। तो इसमें हमारे पास 4 तरीक़ों से हम कह रहे हैं कि डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं टेबल्स, ग्राफ्स और स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टेक्स्ट तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि मतलब डिस्क्रिप्टिव एक चीज़ होती है। कह रहे हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों स्टडीज़ के लिए हम जो है तो कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। और ये कि मतलब एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में हम जो है तो लिख लेते हैं, मतलब ये कि उसमें रेफरेंसेस भी डाल देते हैं, और कोई भी फॉर एग्जांपल किसी डिजीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में पूरी डिटेल लिख के और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी लिटरेचर है तो आप उसकी भी साइटेशंस दे देते कि फ़लाँ बंदे ने भी ये काम किया है, इस तरह काम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो ये जो है तो मतलब टेक्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में आप डिटेल से लिखते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका एक रिदम से आप राइट अप करें। ये नहीं है कि आप एक बात जो है तो एक चीज़ के बारे में और दूसरी दूसरी चीज़ के, बिकॉज़ व्हेन समवन इज़ रीडिंग योर वर्क तो आप उनके दिमाग से कह रहे होते हैं। अब ये कि ऐसे ना हो कि उनका दिमाग पहले एक जगह पे हो फिर आप उसको जो है तो मतलब दूसरी जगह पे ले जाए, फिर तीसरी जगह पे ले जाए। इस तरह लोगों के माइंड जो है तो चेंज होने में टाइम लगता है एंड दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड योर वर्क। तो आपने क्या करना है कि आपने एक रिदम से, एक तरीके से लेके जाना है, इस तरह करने कि मतलब लोगों को मज़ा आए और लोग जब उसको पढ़ते हैं तो उनको पता चलता जाए कि जी इसके आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है तो वो अक्सर जब काम लिखते हैं तो उन्होंने मतलब इधर-उधर की बातें, एक बात इधर से लिखी होती है, दूसरी उधर से लिखी होती है, जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है और ऐसे काम को लोग पसंद नहीं करते, ठीक है? तो आपका ये डिस्क्रिप्शन आ जाता है इसमें टेक्स्ट में। अच्छा है, लेकिन इफ़ यू नो द वे हाउ टू राइट योर रिजल्ट इन टेक्सचुअल फॉर्म, तो टेक्स्ट के बगैर, डिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं होता, लेकिन आपने ज़्यादा जो है तो इसका मतलब वो ऐसे तरीके से लिखना है कि प्लीजिंग टू द आई हो, ठीक है? यहाँ पे जो एक बात लिखी है। इसके अलावा जो है तो आपका लैंग्वेज जो है मतलब आप जो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फ़्लो, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ताकि मतलब लोग अगर आपकी राइटिंग को देखें तो उनको ऐसा लगे कि कोई मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, कोई मुझसे बातें कर रहा है। तो ऐसे अंदाज़ में आपने जो है तो ये लिखना है। दूसरा जो है तो हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं, जैसा हमने उधर भी पढ़ा कि टेबल्स जो है तो ये एक तो आपके स्पेस को बचा देता है, और दूसरी बात ये कि मतलब आपका बहुत सारा डाटा एक जगह पे भी आ जाता है, कंपैरिजन भी उसकी आसान होती है, प्लीजिंग टू द आई भी होता है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और इसके फिर यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में भी बताया गया है। टाइटल है, टाइटल जो है तो ये आपके पास मतलब उसमें टेबल नंबर हमारे पास अभी आगे एग्जांपल्स आएंगे, मैं उसमें दिखा दूंगा। और इसके अलावा जिसको हम कैप्शन बोलते हैं, तो कैप्शन में ये कि उस टेबल की बारे में जो है तो वो क्या है, उसमें तो एक या दो लाइंस में या मतलब एक लाइन से भी कम उसकी आप जो है तो डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। और कह रहे कि each table should be given its own sequential number as you will need to refer
to the tables when interpreting and discussing the data. For articles, simply identifying tables by number is sufficient. While for dissertation or a report, one way to identify a table is by the chapter number followed by the sequential number of the table in the chapter. तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप थीसिस लिखते हैं, थीसिस में आपके डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, तो वो चैप्टर नंबर 1 2 3 आपके आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, और फिर आपकी मेथडोलॉजी आ जाती है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, डिस्कशन, ये सारे आपके डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। अब अगर आपका फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन में कोई टेबल आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट फॉर्म में जब कोई बात लिखते हैं तो फिर उसमें आपने लेट्स से वो कोई डेटा है तो आप लिख देते हैं कि आपका जो है तो ये यहाँ पे मतलब टेबल में जो दिया गया है, तो आप उसको फॉर एग्जांपल पहला टेबल है आपकी थीसिस में और चैप्टर नंबर 1 आप यूज़ करें, तो आप उसको टेबल 1.1 इस तरह मतलब दे दे, तो पहला वन जो है तो वो चैप्टर शो कर रहा है कि ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में है, और दूसरा वन जो है तो ये पहला टेबल है। फिर आपका दूसरा टेबल उधर आ रहा है तो आप उसको 1.2 कर दे, 1.3 इस तरह। अब आपने लेट से चैप्टर 1 में 5 टेबल्स कर ली, तो 1.5 तक चला जाएगा। फिर आपके पास जो है तो दूसरा चैप्टर आ जाता है, तो उसमें जब पहला आएगा पहला टेबल, तो आपने उसको 2.1 करना है। तो टू शो कि ये आपके पास दूसरा चैप्टर है, और 1 जो है तो उसका पहला टेबल। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि डिसर्टेशन या रिपोर्ट में आपने पहले चैप्टर नंबर लिखने, फिर उसके बाद आपने जो है तो टेबल नंबर लिखना है। लेकिन अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसमें तो क्योंकि चैप्टर्स नहीं होते, तो फिर आप उसमें टेबल 1 टेबल 2 3 इस तरह आप जो है तो कर सकते हैं। और फिर आगे जो है तो उसकी डिटेल लिखी होती है कि मतलब इस टेबल में क्या है, तो आप उसका कोई डिटेल को एक लाइन में लिख देते हैं, जिसको हम कैप्शन बोलते हैं। हाँ, दूसरा फिर हमारे पास स्टब आ जाता है। स्टब इज द सब कैटेगरीज ऑफ अ वेरिएबल लिस्टेड अलोंग द वाई एक्सिस द लेफ्ट हैंड कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक है ना, आपके पास जो ये मैं इधर अगर आपको दिखा दूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जिसका लिखा है एटीट्यूड टूवर्ड्स यूरेनियम माइनिंग, ठीक है, तो ये जो आपको जहाँ पे हम वो स्ट्रांगली फेवरेबल, फेवरेबल, अनसर्टन, और ये जो हम मतलब लेफ्ट साइड पे जो कॉलम होता है जिसमें हम कुछ चीज़ के बारे में डिटेल लिखते हैं, तो ये हमारे पास जो है तो इसको हम स्टब बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर आपको टाइटल नज़र आ रहा है, टेबल एक्स डॉट वाई वाई जो लिखा है, फिर ये हमारे पास मतलब वो चैप्टर वाइज नंबर हो गया। एटीट्यूड टूवर्ड यूरेनियम माइनिंग बाय एज, तो ये हम कैप्शन, तो ये पूरा टाइटल में आ जाते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं कि आपने थीसिस का लिखना है या कोई उसका लिखना है। तो वाई एक्सेस पे आपके पास जो भी मतलब सब कैटेगरीज होती है वेरिएबल की, उसको हम जो है तो स्टब बोलते हैं। कॉलम जो है तो सब कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल लिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस द टॉप ऑफ द टेबल। तो हमारे पास जो कॉलम के ऊपर हेडिंग्स होते हैं, ठीक है ना, कॉलम्स तो आपको पता है कि जो हमारे पास टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो कॉलम्स के ऊपर जो हेडिंग्स होते हैं उनको हम कॉलम हेडिंग्स बोलते हैं। फिर बॉडी होती है द सेल हाउसिंग द एनालाइज डेटा। हमारे पास जितना भी मतलब ये स्टब और कॉलम हेडिंग्स के अलावा जितनी भी है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बॉडी, ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रही है, मतलब कॉलम हेडिंग्स को छोड़ के और स्टब को छोड़ के बाकी जितना भी जितनी भी सेल्स है जिसमें हमारा एक्चुअल डेटा होते हैं, तो उसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है तो वो नेक्स्ट हमारे पास जो है तो सप्लीमेंट्री नोट्स और फुट नोट्स उसको बोलते हैं। सप्लीमेंट्री नोट्स या फुट नोट्स इस तरह नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं कि कोई हमने बात लिखी होती है टेबल में, तो उस पर हम स्टार लगा देते हैं, एस्टेरिक्स लगा लेते हैं, और फिर नीचे वो स्टार को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फुट नोट्स कहलाते हैं या सप्लीमेंट्री नोट्स उसको बोलते हैं, जो कि मतलब कुछ खास डिटेल होती है। आपने देखा होगा अक्सर ये कोई मतलब इस एडवर्टाइजमेंट होती है या जो भी होते हैं, तो उसके ऊपर एक स्टार लगा होता है। तो स्टार का मतलब ये है कि ये कोई इसमें कोई ख़ास बात है जो कि नीचे के या साइड पे जो है तो वो लिखा होता है, छोटा छोटा करके उसको लिखा होता है। इसके कह रहे कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ फुट नोट्स। एक सोर्स नोट है, अदर अदर जनरल नोट्स हो गए, नोट्स ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द टेबल, एंड नोट्स ऑन द लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चार जो है तो ये टाइप्स जो है तो ये इसके होते हैं। इफ द डेटा इज टेकन फ्रॉम another source, you have an obligation to acknowledge this. The source should be identified at the bottom of the table and labeled by the word source, as in figure 16.1. Similarly, other explanatory notes should be added at the bottom of a table. तो ये मतलब कि अगर आपने कहीं से लिया है, ये अक्सर औकात हम अपने प्रेजेंटेशंस में किसी का डेटा
इस्तेमाल करते, किसी का टेबल इस्तेमाल करते, तो आप कह रहे कि नीचे उसका सोर्स ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये कहाँ से आपने लिया है। तो एक तो ये प्लेजरिज्म में नहीं आता, दूसरी बात ये कि एक्नॉलेज हो गया, एक्नॉलेज आपने कर लिया तो आप जो है तो क्राइम से बच रहे, आप प्लेजराइज उसको नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जो है तो कुछ डिफरेंट मतलब आप जो है तो कर सकते हैं। दोबारा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉलम हेडिंग है, पहले टाइटल आ जाता है हमारे पास, टॉप कॉलम हेडिंग और बॉडी, और इसके अलावा सप्लीमेंट्री नोट्स। अच्छा, फिर टेबल के हमारे पास जो है तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, depending upon the number of variables upon about which information is displayed. Tables can be categorized as univariate, bivariate और polyvariate. या हमारे पास जो है तो यूनिवेरिएट को हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी बोलते हैं, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 2 तो मैं आपको साथ में ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है तो जैसा यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको एक वेरिएबल के बारे में बता रहे हैं, तो एज है और नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स है, ठीक है ना। तो ये आपको मतलब यूनिवेरिएट हो गया कि एक वेरिएबल के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है तो वो आपको दिया जा रहा है। बाई वेरिएट में ये है कि इसको हम क्रॉस टेबुलेशंस भी बोलते हैं, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 3, तो मैं टेबल नंबर 3 आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख ले एज है, तो अब पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी, दो पॉपुलेशंस के बारे में, वहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है तो मतलब एक ही पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जैसा यहाँ पे लिखा है, तो ये हमारे पास जो है तो बाई वेरिएट हो जाता है। और थर्ड वन दैट इज पोली वेरिएट, या जिसको हम मल्टी वेरिएट भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है तो मोर देन टू वेरिएबल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिखाई गई है। यू कैन सी के आपके पास जो है तो मतलब ज़्यादा वेरिएबल्स जो है तो वो यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टी वेरिएट, या सिंपल अगर मतलब आप इसको देख ले तो हमारे पास जो यूनिवेरिएट है तो उसमें हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं, और हमारे पास बाई वेरिएट में तीन कॉलम्स होते हैं। हमारे पास जो है तो पोली या मल्टी में दो से ज़्यादा जो है, सॉरी तीन से ज़्यादा कॉलम्स जो है तो उसमें आ जाते हैं। या अगर आप वेरिएबल की बात करें तो यूनिवेरिएट में एक वेरिएबल होता है, बाई वेरिएट में दो वेरिएबल्स होते हैं, और पोली या मल्टी में जो है तो दो से ज़्यादा मतलब तीन चार जितनी भी हो तो वो पोली में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल के बारे में थोड़ा सा था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। वी हैव 3 मिनट्स इन दिस सेशन, और फिर हमारे पास ग्राफ्स है, और ये तो वो हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी नमाज के लिए ब्रेक दूंगा, और फिर उसके बाद जो है तो हम प्रेजेंटेशंस कुछ सुनेंगे जिन लोगों को प्रेजेंटेशंस मिली है। लेकिन अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी भाई, कोई सुन रहा है मुझे? सर एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मी सर। सर सप्लीमेंट्री नोट्स का जरा बता दे, सोर्स नोट्स जो है। जी जी, मैं बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री देखिए, हमारे पास डेटा जो है तो एक हमारे पास मेन डेटा होता है, एक सप्लीमेंट्री डेटा होता है, ठीक है। ये मैं दूसरे एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो सप्लीमेंट्री हमारे पास मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जो कि उसकी सप्लीमेंट करता है, मतलब उस डेटा से उस चीज़ को हेल्प मिल रही होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब वो ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप वो ऐड करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये सप्लीमेंट्री का सिंपल ये मतलब है। अब हमारे पास ये है कि मतलब हम ऊपर जब डेटा लिखते हैं टेबल के फॉर्म में, तो टेबल में हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। टेबुलर फॉर्म जो है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक टेक्स्ट फॉर्म हो गया, तो टेक्स्ट में आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन टेबल में आप जो है तो जस्ट मतलब नंबर्स या मतलब वर्ड्स लिखते हैं, ज़्यादा डिटेल आप वहाँ पे नहीं लिखते। तो कभी कभार हमारे पास ये होता है कि एक चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन फिर देनी होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो हम उस पर एक छोटा सा स्टार लगा लेते हैं। अब एक पे आप एक स्टार लगा दे, दूसरी पे दूसरा स्टार, दो स्टार्स लगा दे, या आप ऐसा कर ले कि सुपर स्क्रिप्ट में उस पर नंबर लिख दे। सुपर स्क्रिप्ट मीन्स ये जो जिसको हम पावर बोलते हैं, कि आप छोटा सा वन ऊपर लिख दे, या टू लिख दे, थ्री लिख दे, फिर आप नीचे मतलब वो वन टू थ्री का क्या मतलब है, या एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, इसका क्या मतलब है, या आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन नॉर्मली हम स्टार लगा लेते हैं, या हम छोटा नंबर जो है तो मतलब सुपर स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं वो लगा लेते हैं। तो नीचे आप उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब जब ये आप एक्सप्लेन करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री नोट्स है, मतलब वो नोट्स तो हो गए लेकिन सप्लीमेंट्री उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो ये हो जाते हैं। सोर्स में ये कि अगर आपने कहीं से कोई डेटा लिया है, किसी और का टेबल लिया है, तो आप उनकी इंफॉर्मेशन, लेट से आपने किसी वेबसाइट से, लेट से आपने कोई टेबल ले लिया फ्रॉम विकीपीडिया,
तो आप नीचे सोर्स में लिख देते हैं कि ये विकिपीडिया से मैंने लिया है, सोर्स लिख देते और आगे विकिपीडिया लिख देते, तो ये आपके पास जो है तो मतलब सोर्स में आ जाता है। इज दैट क्लियर? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर सप्लीमेंट्री डेटा हम लिखते हैं पेपर में तो वो कौन से चैप्टर में होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में या आगे की मेथडोलॉजी या रिजल्ट्स में होना चाहिए उसका? थीसिस की आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, पेपर की बात कर रहा हूँ सर। अगर पेपर में हमें कोई सप्लीमेंट्री डेटा मतलब पुट करना हो तो वो कौन सी जगह हमें पुट करना चाहिए, मेथडोलॉजी में या कहीं आगे जी रिजल्ट्स में? नहीं, रिजल्ट में तो आपका अपना डेटा होगा, ठीक है। अगर ये सेशन एंड